वैसे आना चाहिए था, आया नहीं। कि कभी कभी तो मैंने बोलता थीटा हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे, मैंने क्या बोलता आपसे, थीटा नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना थीटा उसमें बेंडिंग के फॉर्म में आए, रिजिड बॉडी रोटेशन भी तो अकर कर सकता है कभी कभी। जैसे नोट डालना पॉइंट, एक नोट डालना डी के, उसके बाद फ्रेम में जाते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रस का कंप्लीट हो गया है ना, कुछ छूटा तो नहीं ट्रस में? ट्रस का पूरा कंप्लीट किया था ना कल, डी के निकालना, 2D ट्रस का हो गया था ना एक डी के। कहाँ तक कर रखा है दिखाना एक बार नोट। हाँ ये फॉर्मूला डिराइव करा दिए ना मैंने ये ट्रस के, ठीक है ठीक है, ये पूरा हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। एक नोट डालना इसके नीचे आप लोग। एक तो मैंने बताया था आपको कि अगर ये आपका क्या है, कुछ इस टाइप का अगर आपकी बेंडिंग आएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोलता कि एक स्लोप वाला जो टर्म है वो आप हटा देना यहाँ से, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जैसे ये है आपका, ठीक है, और मेंबर लेट अस कंसीडर इसमें स्लोप अकर कर गया कुछ ऐसे, पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, ये नहीं बन सकती क्या? आपका मेंबर में पॉसिबिलिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट की कुछ ऐसे बन सकती है, अगर आपका यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आपका हिंज सपोर्ट है, अगर ये आपका रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट भी आपकी पोजीशन भी चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब जरा स्लोप देखो यहाँ पे, ये स्लोप जो है आपका, स्लोप तो अब आ गया यहाँ पे थीटा ए, आया नहीं आया स्लोप, थीटा ए यहाँ पे स्लोप आ गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये बी डैश इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये ए है, ये ए डैश इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है ठीक है। ए डैश इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे लेट अस कंसीडर डेल्टा एक्स अमाउंट से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो एल इक्वल टू ये टोटल इसकी लेंथ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसमें कि रोटेशन तो फिर भी आ गया यहाँ पे, लेकिन स्लोप हम ऑलवेज नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। इसका रीजन क्या है पीछे? बेंडिंग मोमेंट जीरो से मतलब नहीं ना, बेंडिंग मोमेंट जीरो है, स्लोप आ गया लेकिन अभी भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है यहाँ पे। बेंडिंग मोमेंट अगर जीरो नहीं होता तो मेंबर बेंड कर जाता है ना। यहाँ पे स्ट्रेट मेंबर था, स्ट्रेट यहाँ पे मेंबर में रोटेशन आ रखा है, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी रोटेशन। एक तो रोटेशन है जो कि अलाउ कर ही नहीं रखा है, एक बोलते हैं रिजिड बॉडी रोटेशन, डिफरेंस है दोनों में। रोटेशन मतलब आपका बॉडी क्या कर गई, थोड़ी सी बेंड हो गई है, रोटेट कर गई है बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी रोटेशन में मेंबर आपकी स्ट्रेट है, और स्ट्रेट मेंबर ही आपके क्या हो गए, इसमें आपका स्लोप आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी रोटेशन। तो मैं आपसे बोल रहा हूं यहाँ पे कि क्यों इस थीटा को भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। सबसे पहली बात इसको समझने के लिए आपको ये होना चाहिए कि हम डी के निकाल क्यों रहे हैं। डी के सबसे पहली बार तो डील किसके साथ कर रहा है, डी के डील कर रहा है आपका डेल्टा एंड थीटा के साथ डील कर रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं कि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी आपकी 3 है कहीं पे, इसका मतलब आपको 3 डेल्टा थीटा और डेल्टा जो भी चीजें हो सकती हैं, ये 3 चीजें आपको एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेंगी वहां पे, ये 3 अननोन है यहाँ पे ये बोल सकते हो आप। अगर डी के मैं बोलूं 3 है, इसका मतलब क्या है कि 3 डिस्प्लेसमेंट आपके अननोन है जिनको आपको निकालने की रिक्वायरमेंट है, बाकी डिस्प्लेसमेंट आपके नोन है। ये है डी के 3 होने का मतलब, ठीक है। तो डी के 3 होने का मतलब है 3 डिस्प्लेसमेंट आपके अननोन है। अब जरा सोचना यहाँ पे, क्या ये डिस्प्लेसमेंट अननोन है? ये बिल्कुल भी अननोन नहीं है डिस्प्लेसमेंट आपका, ये निकाल सकते हो आप इजिली। थीटा ए इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर को अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये निकल जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो ये आपका अननोन है ही नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ओनली जो हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे वो करेंगे अननोन डिस्प्लेसमेंट। और साथ में आपका ये भी देख सकते हो आप कि ये थीटा आपका इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि थीटा डिपेंड कर रहा है डेल्टा एक्स पे। अगर ये डेल्टा एक्स ही ना हो तो आपका थीटा ये होगा ही नहीं पॉसिबल। और आपने डेफिनेशन में प्रॉपर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर जॉइंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर जॉइंट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक डिग्री ऑफ, काइनेमेटिक डिग्री क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम या काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि डेल्टा एक्स जब तक नहीं आएगा तब तक आपका ये थीटा ए आएगा ही नहीं। तो ध्यान ये रखना, हमें मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि जो ट्रेसेस हैं उन ट्रेसेस में एक तो जो आपका बेंडिंग वाला आ रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो आपका स्लोप है उसको तो हमें हटाना ही हटाना है। साथ में जो आपका रिजिड बॉडी रोटेशन हो रहा है, यानी मेंबर आपका स्ट्रेट है लेकिन फिर भी मेंबर आपका रोटेट कर गया, ठीक है। अब वो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो आपका अननोन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो आपका नोन डिस्प्लेसमेंट है। इसी वजह से हम इस थीटा को भी नेग्लेक्ट करके चलेंगे किसमें, ट्रेसेस के केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज नॉट द अननोन डिस्प्लेसमेंट, थीटा ए इज नॉट अननोन हियर, ठीक है। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि ये आपका इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है,
ठीक है, सिंपल सी बात है। इसीलिए बस ये ध्यान रखना कि थीटा आपका ऑलवेज नेग्लेक्ट रहेगा कहाँ पे, ट्रेसेस में। सिंपल सा फैक्ट है, यही आपका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अब वैसे तो दिक्कत नहीं करता आपको न्यूमेरिकल्स में, लेकिन इंटरव्यूज में कभी पूछ देगा वो कि भाई ठीक है तुमने थीटा तो हटाया, और तुम बोलोगे उससे सर ठीक है हमने बेंडिंग का इफेक्ट रिड्यूस कर दिया, लेकिन वो बोलेगा क्या हो अगर आपकी बेंडिंग ही अगर ना करे लेकिन थीटा आ जाए, यानी वो बात कर रहा है रिजिड बॉडी रोटेशन की। तो उस केस में क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि ये आपका नोन है, आप इसको निकाल सकते हो स्लोप को, ठीक है, और ये आपका इंडिपेंडेंट भी नहीं है, बस इसीलिए हमने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। इसको कर लीजिए, इसके बाद इसका कंक्लूजन लिखिए इसके नीचे। अब इनएक्सटेंसिबल वाला कॉन्सेप्ट आपका फ्रेम इसमें ट्रसेस में लगता नहीं है, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सियली रिजिड ना, ट्रसेस को मेंबर को एक्सियली रिजिड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, कम स्मॉल अमाउंट ऑफ एक ही एक्सियल फोर्स तो होता है इसमें ना। जैसे फ्रेम है, फ्रेम में आपका एक्सियल फोर्स भी है, शियर फोर्स भी है, बेंडिंग मोमेंट भी है, तो वहां पे की मेंबर आप क्या करते हैं, एक्सियली रिजिड करते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो ये वाला केस आपको पूछेगा नहीं इनएक्सटेंसिबल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं इनएक्सटेंसिबल वाला, ये इतना ही आपका है ट्रसेस के केस में। अब आप इनएक्सटेंसिबल वाला सिर्फ और सिर्फ बीम और फ्रेम्स में ध्यान रखना वो चीज, ठीक है। तो आज हम आपका यहाँ से स्टेबिलिटी तक पहुंचा के रख देंगे, स्टेबिलिटी स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना स्टेबिलिटी तक पहुंचता है, जो भी टाइम पीरियड लगता है उतना करते हैं। स्टेबिलिटी आने वाले टाइम पे फिर जब लेक्चर स्टार्ट आएगा तब से करेंगे, क्योंकि वो बीच टॉपिक फिर आधा रह जाएगा ना उसमें, फिर दोबारा रिवाइज कराना पड़ेगा। इससे अच्छा ये टॉपिक पूरा इंडिपेंडेंट खत्म करके लास्ट स्टेबिलिटी बचेगा एक टॉपिक, जो कि आपका एक लेक्चर में ऑलमोस्ट निपट जाएगा, पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। वो अलग ही टॉपिक है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ से, लेकिन टॉपिक अलग है वो पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा आप, इसके बाद कंक्लूजन एक नोट डाउन करिएगा इसके नीचे। इसमें लिखना रिजिड बॉडी रोटेशन, कंक्लूजन में लिखिएगा इसके नीचे। कंक्लूजन में रिजिड बॉडी रोटेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन is not allowed, is not allowed in trusses, in trusses because it is not unknown, it is not unknown, it is not unknown and also not independent, and also not independent, it depend upon the delta x। जब तक आपका a वाला ये पॉइंट मूव नहीं करेगा तब तक ये रोटेशन रिजिड आपका आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका अननोन नहीं है दूसरा, और आपको सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक में जो आपको डील करना है वो अननोन से डील करना है, कितना आपके अननोन से अवेलेबल है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका कंक्लूजन, और ट्रेसेस का आपका कंप्लीट हो गया ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, दैट इज फॉर द नेक्स्ट है आपका रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें से बताऊंगा मैं, एक तो पूरा इक्वेशन से बताता हूँ आपको कैसे इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हम लोग दोनों वे में कर सकते हैं। आपको जिससे डील करना है आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो, ठीक है। दोनों जगह से आंसर आपका सेम ही आएगा, आप कर लीजिए, कर लेना एग्जाम में। तो देखिए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए आपका ये रहना, जो कल लिखाई थी मैंने डीके की इक्वेशन, मतलब डीके निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला लिखाया था वो सेम ही रहना है, बेसिक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो 2D रिजिड फ्रेम के लिए अगला है आपका फ्रेम्स, ठीक है ना, केस 3 है, केस 3 का जो भी है फ्रेम्स के लिए डीके, ठीक है, डीके फॉर फ्रेम्स। इसमें आपका सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2D रिजिड फ्रेम, 2D रिजिड फ्रेम के लिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। 2D रिजिड फ्रेम के लिए जब हम आप पढ़ेंगे यहाँ पे इसको, तो इसमें है क्या, डीके निकालने का फॉर्मूला आपका बेसिक सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दैट इज नंबर ऑफ unrestrained displacement at a joint
एट अ जॉइंट, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस आपका ये बेसिक सा फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो डी के इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड, मतलब समझ रहे हो जो आपके पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। तो कल अब देखिए 2D रिजिड फ्रेम, तो रिजिड जॉइंट होंगे इसमें। ठीक है, अगर पिन लगेगा तो पिन का क्या कॉन्सेप्ट है फिर डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपके रिजिड जॉइंट है। तो रिजिड जॉइंट के केस में नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, 3, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और थीटा ए इक्वल टू थीटा बी है, तो थीटा एक ही होगा वो। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड थीटा, 3 आपके ये हो गए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक जॉइंट पे आपके कितने हैं 3, तो 3J हो जाएगा ये, माइनस नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी R, ये जो भी आपकी। ठीक है, तो सिंपल सा है, वहां पे 2J माइनस R आया था, यहाँ पे आपका आ गया 3J माइनस R फॉर द 2D, और इन केस ऑफ द DK फॉर 3D, यस ये हो जाएगा आपका 6J। 3D के केस में आपका हो जाएगा ये डी के इक्वल टू, अब मुझे 6 आपके डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, कल टेबल में देख लो आप, वहां पे करा रखा है माइनस R, ये हो गया आपका 6J माइनस R। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिजिड फ्रेम। अब इसमें ये हो गया आपका, इसको डालना सबसे पहले इसके नीचे नोट। ठीक है, इसके नीचे डालेगा, इसके बाद नोट, ये करने के बाद पहले इसको लिखिए। अब ये फॉर्मूला आपका आगे की ओर बढ़ेगा, अब ये फॉर्मूला कैसे कैसे बढ़ाना है इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो आपका ये तब के फॉर्मूले हैं जब आपके मेंबर्स एक्सटेंसिबल है। ठीक है, यहाँ पे आप कर लेना कहीं पे भी, व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, व्हेन मेंबर्स एक्सटेंसिबल, यानी आपने इनको क्या क्या नहीं कर रखा है, एक्सियली रिजिड नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखते हैं अगर आपके मेंबर एक्सटेंसिबल ना हो तो उस केस में आपका क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, केस 2 केस, इसमें नोट में करना, नोट के अंदर पहला पॉइंट, व्हेन मेंबर्स आर नॉट एक्सटेंसिबल। ठीक है, व्हेन मेंबर्स आर नॉट एक्सटेंसिबल, ब्रैकेट में लिखना इनएक्सटेंसिबल भी बोलता है आपसे। ठीक है, एक्सटेंसिबल, अगर आपके मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हैं तो उस केस में अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, डी के इक्वल टू फॉर्मूला सेम ही है, 3J माइनस R, मैं 2D का ही लेके चल रहा हूं यहाँ पे, 3J माइनस R माइनस NR। ठीक है, वेयर NR इक्वल टू NR इज नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, इसको जब आप क्वेश्चन करोगे मैं इसको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। यानी देखिए करना क्या है, सिंपल सी बात है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब आपको पता है कि एक्सियली रिजिड है और आपका जो अपनी डायरेक्शन में यानी अपनी एक्सिस में जो डिफॉर्मेशन है उसको आप नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। ठीक है, अब फ्रेम में आपको हर एक्सिस में काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों, सीधे सीधे क्या करिए आप 3J माइनस R करिए, उसके बाद माइनस NR, मतलब आप सीधे नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करिए, और नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करने के बाद आप डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कितने डिस्प्लेसमेंट आपको वहां पे हटाने। ठीक है, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब पहला क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा इसको कि इसके पीछे NR लेने का रीजन क्या है। ठीक है, तब आप इजीली समझ जाओगे वहां पे चीजें, एक क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, 3J माइनस R माइनस NR फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट, अब अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में याद करोगे ना तो 3J माइनस R तो आपको याद है ही। इसके बाद इनएक्सटेंसिबल के केस में आपको पता ही है कि जो आपके डिस्प्लेसमेंट है वो घटेंगे, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि एक्सियली रिजिड कर दिया तो माइनस NR कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है आपका फर्दर रिलीजेस वाला कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आपका पिन लगा है कहीं पे, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, अब वो भी देखते हैं अभी। ठीक है, नोट 1 के बाद आपका दूसरा जो पॉइंट इसमें आएगा आपका, इफ ओनली मेंबर BC इज एक्सियली रिजिड। ठीक है, यहां देखना फ्रेम के केस में ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इफ मेंबर बना रहा हूं मैं अभी। ठीक है, मेंबर BC इज
एक्सियली रिजिड, एक्सियली रिजिड, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। तो इस केस में आपको क्या करना है यहाँ, ठीक है, जैसे ये कोई फ्रेम है, ये कोई फ्रेम है, ठीक है, कल चीजें हम थोड़ा डिस्कस करी थी इसमें, ये कोई फ्रेम है, इस फ्रेम में अगर ये वाला मेंबर बी सी, ए बी सी और डी, ये बोल रहा कि ये वाला मेंबर आपका एक्सियली रिजिड है, ठीक है, अभी होंगे ये वाली भी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वही चीजें वहां पे हमने कर रखा है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में देखिए, अगर अगर आप थोड़ा सा सोचें इसमें, ठीक है, चलो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे कर लेता हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। एक चीज जरा सोचना यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि डिस्प्लेसमेंट मुझे बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट आपके 3 डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएंगे, बी पे जो डिस्प्लेसमेंट आएंगे दैट इज डेल्टा बी एक्स, डेल्टा बी वाई, थीटा बी। सी जॉइंट पे आपके डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा सी एक्स, डेल्टा सी वाई एंड डेल्टा थीटा सी। ये 6 डिस्प्लेसमेंट इस पूरे फिगर में पॉसिबल है, इसके अलावा कोई नहीं है, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करके देख लो यहाँ पे। अब देखना जरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये एनआर लेने का पीछे 3। यहाँ पे देखिए, वैसे एनआर आपके कितने होने चाहिए, आप अगर आप देख पाओगे तो एनआर आपका क्या होना चाहिए, एक ये इसकी एक्सिस में, एक इसकी एक्सिस में, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है, 2 हो गए, एक बी एक्स और एक सी एक्स होने चाहिए ना, वैसे 4 होने चाहिए, लेकिन लिए गए 3 ही है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वहां पे। 3 लिए गए, कैसे बोला मैंने आपसे, क्योंकि मेंबर आपने 3 ही तो काउंट कर रखे हैं। एनआर अगर आपने 3 काउंट करे हैं, इसका मतलब आपने जो फोर्सेस जो हटा रखे हैं एक्सियल रिजिडिटी की वजह से, वो 3 हटा रखे हैं, लेकिन हटाने कितने चाहिए, 4 हटाने चाहिए ना, बी एक्स भी हटना चाहिए, बी एक्स इसके लिए एक्सिस में बी एक्स, और बी वाई इसके लिए ये भी हटना चाहिए, अपनी एक्सिस में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इन सिमिलर वे सी पे आपका सी वाई वाला भी और सी एक्स वाला भी हटना चाहिए, है ना, अपनी अपनी एक्सिस में हटने चाहिए सारे के सारे, लेकिन हटाए 3 ही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसका, अगर आपका मेंबर ये एक्सियली रिजिड होगा तो उस केस में एक डिफॉर्मेशन और पॉसिबल है, फ्रेम के केस में। एक डिफॉर्मेशन कौन सा पॉसिबल है कि मेंबर आपका, जैसे अगर यहाँ पे तो चलो फिक्स है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मेंबर आपका इस केस में डिफॉर्म करेगा तो मेंबर में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आपका ऐसा आ सकता है, ये डिफॉर्मेशन, ठीक है, यानी एक्सियल रिजिडिटी की वजह से ये बीसी मेंबर में आपका सिंगल यूनिट की तरफ आपका डिफॉर्मेशन अकर करेगा, ठीक है, यानी डेल्टा बी एक्स इक्वल टू डेल्टा सी एक्स, डेल्टा सी एक्स। तो वो क्या किया यहाँ पे, डेल्टा बी एक्स और सी एक्स आपके एक हो गए, जिसकी वजह से आपने जो डिफॉर्मेशन जो कंसीडर कर रखे हैं आपने 3 कंसीडर किए आपने, एक तो डेल्टा बी एक्स और डेल्टा सी एक्स 1, और दूसरा क्या हो गया आपका डेल्टा बी वाई और डेल्टा सी वाई। ये 3 डिफॉर्मेशन आपने यहाँ पे घटाने हैं, ठीक है, और रीजन वही है कि मेंबर बीसी अगर आपका एक्सियली रिजिड होगा तो उस केस में किसी फोर्स की वजह से अगर इसमें डिफॉर्मेशन अकर करता है, तो डिफॉर्मेशन अकर करने में, ठीक है, इसको मैं पिन जॉइंट ले लेता हूँ ताकि ये डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो, ऐसा नहीं तो डिफॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पिन जॉइंट मैंने कंसीडर कर दिया, पिन जॉइंट में ये डिफॉर्मेशन अगर आया इसमें, तो अब हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से ये डिफॉर्मेशन इसमें आएगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा आपका, कोई अलग अलग डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, जितना बी पे आएगा उतना आपका सी पे आएगा, ठीक है। क्लियर सबको ये चीज, किसी दिक्कत किसी को, अभी क्वेश्चन करेंगे इसमें तो वहां पे मैं प्रॉपर्ली अभी आपको ये गिना के बता दूंगा, अभी मैंने इसको जस्ट समझा दिया यहाँ पे आपको, ठीक है। अभी इस वाला क्वेश्चन को भी डील करेंगे प्रॉपर्ली, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा ये कितने नंबर, अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे समझा रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको कर ले यहीं पे डील तो कोई दिक्कत नहीं है ना वैसे तो। अगर मैं यहाँ पे डी के निकालूं, व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल, निकालो चलो छोड़ो, डी के व्हेन एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मतलब सारे के सारे मेंबर्स आपने एक्सटेंशन अलाउ कर रखा है, ठीक है। तो इस केस में आपका डीके कितना आएगा, दैट डीके विल बी द 3 3 6, 6 डीके आएगा यहाँ पे आपका, और ये 6 आपका डेल्टा बी एक्स, डेल्टा बी वाई और थीटा बी, डेल्टा सी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा सी वाई एंड थीटा सी। ये 6 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है अगर आपने मेंबर को रिस्टेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब क्या किया आपने, डीके अब निकालो आप जब मेंबर्स आपके इनएक्सटेंसिबल है, व्हेन मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल, यानी सारे मेंबर को आपने एक्सियली रिजिड कर दिया, व्हेन मेंबर इनएक्सटेंसिबल। जब मेंबर आपके इनएक्सटेंसिबल है तो उस केस में जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया अब आपका, दैट इज 3j माइनस आर माइनस एन आर। अब इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसको निकालने का, तो जस्ट आप क्या करिए 3j माइनस आर करिए। अभी आपने एक्सटेंसिबल का, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिबल का है, ठीक है, ये आपका एक्सटेंसिबल का है, ये आपका है जब आपका मेंबर इनएक्सटेंसिबल है।
ठीक है, तो 3j माइनस आर करिए तो निकल के आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, कितने बचाती हैं 12, और रिएक्शंस कितनी है आपकी 6, ठीक है, तो 12 माइनस 6 आपका हो जाएगा ये, 12 माइनस 6 आपका 6, तो फॉर्मूले से भी ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, जब मेंबर्स आपके इनएक्सटेंसिबल है तो उस केस में फॉर्मूला आपका यहाँ पे माइनस एनआर कर दीजिए, यानी नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, ठीक है। तो एक मेंबर है, दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर है, तो 3 मेंबर यहां से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अब आपका 3, ठीक है। तो यहाँ व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल देन फॉर्मूला विल बी, नाउ फॉर्मूला किसी वहां करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, दैट इज 6 माइनस 3 हो जाएंगे आपके 3, ठीक है। और फॉर्मूला में यूज किया, फॉर्मूला यूज कर दिया, समझ लो यहाँ पे 3 मैंने घटा दिया, और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अब पॉसिबल है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे आपके, कौन कौन से पॉसिबल होंगे, एक तो हो जाएगा आपका थीटा बी, एक हो जाएगा थीटा सी, और बी एक्स इक्वल टू सी एक्स में से एक डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो थीटा बी थीटा सी, और एक आपका डी एक्स इक्वल डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये डेल्टा बी एक्स लिख लो या डेल्टा सी एक्स लिख लो, एक ही बात है वो, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको एक ही काउंट कर रखा है, डेल्टा बी एक्स में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये पॉसिबल है बस इस केस में अब आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपने नेग्लेक्ट क्या किया, यहाँ पे आपने हटाया क्या, एक्सियल रिजिडिटी की वजह से हटाया क्या क्या आपने, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नेग्लेक्ट किया आपने, नेग्लेक्ट किया एक जो खुद की इसकी एक्सिस में डिफॉर्मेशन आएगा ए बी वाले की ना, ए बी वाले की एक्सिस में क्या आएगा डेल्टा बी वाई, इसको नेग्लेक्ट कर दिया आपने, डेल्टा बी वाई इक्वल टू 0 कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, ये डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। एक आपका इस वाले मेंबर की सी डी वाले मेंबर में डेल्टा सी वाई आपका पॉसिबल नहीं है, डेल्टा सी वाई आपका पॉसिबल नहीं है। साथ में आपका थर्ड आपने क्या करा, जब ये मेंबर बीसी आपका एक्सियली रिजिड हुआ तो उस केस में आपका, ये हिंज मत समझना, इसको मैं फिक्स सपोर्ट के केस में कर रखा है सॉल्व, ये हिंज हटा देना यहाँ से, फिक्स सपोर्ट के केस में सॉल्व कर रखा है मैंने इसको। तो ये अगर आपका ये बीसी एक्सियली रिजिड हो गया तो उस केस में अब आपका सिर्फ और सिर्फ स्वे आ सकता है, अगर यहाँ से लोड आया तो ये राइट डायरेक्शन पे मूव कर सकता है, यहाँ से लोड आया तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसकी डिप्लेटेड शेप में मत जाना, समझाने के लिए बना रखा है मैंने, ठीक है। ये डिप्लेटेड शेप आपका प्रॉपर नहीं है, इसका ऐसा डिप्लेटेड शेप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है सपोर्ट, ये आपके फिक्स सपोर्ट है, जस्ट समझाने के लिए मैंने इजी वे में आपको ये बना रखा है कि ऐसे मूव करेगा। तो अभी हमारा लोड यहाँ से लग रहा, तो ये पूरा का पूरा मेंबर एज अ होल यूनिट आगे की ओर आ गया, तो डेल्टा बी एक्स इक्वल टू डेल्टा सी एक्स हो गया, डेल्टा बी एक्स इक्वल टू डेल्टा सी एक्स। तो 3 ये रिएक्शंस आपने यहाँ पे क्या कर दी, हटा दी यहाँ पे, ठीक है। तो 3 रिएक्शन हटाई, तो यहाँ पे मेंबर कितने हैं 1 2 3, तो इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पे माइनस एनआर, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर। अब ये सिंपल फ्रेम के लिए समझा दिया, अगर फ्रेम बहुत बड़ा है तो काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है उस केस में आप डायरेक्टली एनआर काउंट करो, ये कॉन्सेप्ट आपका सेम ही वहां भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपका बस मेंबर काउंट कर देना। अगर फ्रेम का क्वेश्चन पूछता है वो एक्सटेंसिबल बोलेगा तो आप निकालिए पहले, और इनएक्सटेंसिबल बोलेगा तो उसमें आप जितने मेंबर फ्रेम के अंदर आ रहे हैं उनको माइनस कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। तो आपका ये काम बन जाएगा इससे, एक बार कर लीजिए इसको। देन इसके बाद एक केस और आता है जहां पे अगर आपके इंटरनल हिंज लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे इंटरनल हिंज लगा हुआ है तो अब इजी है, समझ जाओगे आप क्यों। मैं इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी है थीटा बी वन इक्वल टू थीटा बी वन नॉट इक्वल टू थीटा बी टू, जो भी है, मतलब जो ये वाले थीटा यहाँ पे जो इक्वल था, ये सी वाले इक्वल थे इस वाले और इस वाले में, अब ये इक्वल नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट थीटा के फॉर्म पे ही 2 मिल गए, है ना, 2 मिल गए, और साथ में आपका डेल्टा बी एक्स और डेल्टा बी वाई, ठीक है। तो ये चीजें अभी डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। तो इजी है यहाँ पे, बस कंफ्यूज मत होना, बस यही है कि रिएक्शन रिलीजेस आपके, रिएक्शन रिलीजेस डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो ऐड होंगे लेकिन वहां सबट्रैक्ट होंगे, कहां, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में। यही कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूज करता है आपको, ठीक है। और वहां कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें वहां पे ध्यान नहीं रखना है, पिन जॉइंट को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पिन जॉइंट को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उतने माइनस कर दो। और यहाँ पे क्योंकि ये फ्रीडम है, ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टा बी इक्वल टू 0, इसका डेल्टा बी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वहां पे मतलब स्लोप वहां पे अकर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझना, आप फ्रीडम में ऐड होंगे और आपके स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में घटेंगे ये चीजें। ठीक है, रिवीजन करना, अभी 1 हफ्ते की छुट्टियां पूरी ऑलमोस्ट हैं तुम लोगों की, ठीक है। प्रॉपर वे में सब्जेक्ट आपके रिवीजन करना, जो पुराने सब्जेक्ट ले गए हैं अगर कोई बचे हुए किसी के तो वो भी करना, साथ में जो अभी तक के चल रहे हैं सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग सब्जेक्ट, ठीक है। टाइम खाली वेस्ट मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम कम है अब,
एग्जाम आने वाला है गेट का, कोई और एग्जाम भी दोगे गेट के साथ, है ना? तो अगर यूपीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, हाँ कौन सा वाला? डीके इक्वल टू ये वाला कॉन्सेप्ट? अरे हो क्या रहा ना, देखो इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, अपनी एक्सिस में रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हो। कल मैंने समझाया था आपको, ठीक है? मैंने बोला था एक फ्रेम, इसी को मैं ऊपर ले रहा हूँ, अगर किसी को इसमें वो है तो ये फ्रेम है जैसे आपका, तो मैंने कहा था आपसे अगर यहाँ पे आपने ये लोड अप्लाई कर दिया P, ठीक है, और आपने बोला कि मेंबर एक्सियली रिजिड है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने बोलता आपसे कि यहाँ पे कोई कॉम्प्रेशन नहीं आएगा इस लोड की वजह से, इस मेंबर पे नहीं, इस मेंबर पे कोई कॉम्प्रेशन आएगा, और साथ में आपका यहाँ पे भी ना कॉम्प्रेशन नहीं इसमें एक्सटेंशन अगर करेगा, अगर मेंबर आपका क्या है, एक्सियली रिजिड है। इसका मतलब क्या है, एक्सियल रिजिडिटी ने आपके डिफॉर्मेशन जो थे कम कर दिए ना, एक डिफॉर्मेशन कम कर दिया, कॉम्प्रेशन कम कर दिया, एक कॉम्प्रेशन कम कर दिया, यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन या जो कॉम्प्रेशन हो सकता है वो कम कर दिया, तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट घटेंगे नहीं घटेंगे? अगर एक्सियली रिजिड बोलेगा आपसे तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट घटेंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट, है ना? इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे किया क्या है, ये फ्रेम का केस है, फ्रेम के केस में देखो, फ्रेम के केस में इस वाली एक्सिस में, जो ये वाली एक्सिस है, कॉम्प्रेशन जहां पे आकर कर रहा है, ये एक्सिस है आपकी डेल्टा बी वाई, ठीक है? यानी जब आपने एक्सियली रिजिड किया तो इसका मतलब इस डेल्टा बी वाई को आपने अलाउ नहीं किया, अब ये डेल्टा बी वाई पॉसिबल नहीं है। सिमिलर वे अगर इस वाले मेंबर की मैं बात करूं तो इस वाले मेंबर में डेल्टा सी वाई, जो इसकी एक्सिस के अराउंड डिफॉर्मेशन है वाई एक्सिस में, वो डिफॉर्मेशन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ, ये एक्सियली रिजिड किया जब आपने, तो डिफॉर्मेशन तो कोई नहीं होगा, डिफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, लोडिंग की वजह से ये मेंबर आपका इंडिविजुअली या तो लेफ्ट या राइट की ओर क्या कर सकता है, स्वे कर सकता है मेंबर, ठीक है? तो पूरा मेंबर एक साथ अगर लेफ्ट और राइट स्वे करेगा तो यानी डेल्टा बी एक्स और इक्वल टू डेल्टा सी एक्स, और डेल्टा बी एक्स इक्वल टू डेल्टा सी एक्स मतलब यहाँ पे होगा क्या, इन दोनों में से अब हमें एक ही कंसीडर करना है, ठीक है? इन दोनों में से एक ही, तो कितने डिफॉर्मेशन आपने रोके यहाँ पे, एक डिफॉर्मेशन, दूसरा डिफॉर्मेशन और एक तीसरा डिफॉर्मेशन आपने यहाँ पे रोक दिया, तो हमने क्या कर दिया, 6 - 3 तीन डिफॉर्मेशन आपने यहाँ पे रोक के रख दिए, ठीक है? अब इसको याद करने का तरीका मैंने बताया कि नंबर ऑफ मेंबर काउंट कर लो, बस हो गया, खत्म। हाँ, जितने भी फ्रेम है, जितने भी फ्रेम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी फ्रेम है सारे फ्रेम में ये कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। ये पहले वाले में मैंने बेसिक डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट वाले में हम लोग डायरेक्टली मेंबर गिनेंगे और सीधे उसके बाद उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है? इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका केस 3, व्हेन केस 3 आपका इफ इंटरनल हिंज इज अप्लाइड। केस 3 मतलब नोट के अंदर थर्ड पॉइंट, ठीक है? इफ इंटरनल हिंज इज अप्लाइड, अगर आपने इंटरनल हिंज अप्लाई कर रखा है, लाइक ये कोई मेंबर है, ठीक है? इस मेंबर पे आपके इंटरनल हिंज अगर आपने अलाउ कर रखे हैं, यहाँ पे अगर आपने इंटरनल हिंज अलाउ कर रखा है ए बी एंड सी, तो इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी क्या है, इससे पहले रिजिड जॉइंट आप कंसीडर कर रहे थे ए बी सी, तो थीटा बी ए इक्वल टू होता है इस केस में थीटा बी सी, फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी बता रखी है, तभी आपने एक ही डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया। यहाँ पे आपका क्या होता है, थीटा बी ए नॉट इक्वल टू थीटा बी सी, तो अब आपके क्या हो गए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट हो गए इस केस में, ठीक है? तो बी पे अगर आप इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट निकालोगे अब पिन जॉइंट पे, अब ये केस आपका बीम में भी सेम रहेगा, ठीक है? जो बता रहा हूँ ये फ्रेम में मैंने इंटरनल जॉइंट हिंज लगाया अभी, अगर वो आपको बीम में भी इंटरनल हिंज लगाएगा तो आप सेम नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज करोगे जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो सबके लिए सेम है अब ये इंटरनल हिंज वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बी ए नॉट इक्वल टू थीटा बी सी, यानी दोनों अननोन है अब आपके, ये दोनों अननोन है, दोनों अननोन है, तो इसका मतलब दोनों निकालने पड़ेंगे, तो काइनेमेटिक डिटर्मिनेशन में इनका दोनों का यूज होगा, एक डेल्टा बी वन डेल्टा बी सी, दो हो गए, साथ में डेल्टा बी एक्स और डेल्टा बी वाई, तो चार डिस्प्लेसमेंट आ गए एक पॉइंट पे, वहां पे जहां पे अगर एक पॉइंट में कंसीडर कर रहे हैं तो तीन डिस्प्लेसमेंट थे, थीटा बी और डेल्टा बी एक्स और डेल्टा बी वाई, तो ये दोनों तो रहने ही वाले हैं, साथ में आपके थीटा दो टर्म में आ गया यहाँ पे, बस ये आपके यहाँ पे अंतर है, बस हो गया, ठीक है? तो अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं, पहले इसको लिखो, उसके बाद इसमें जरा एक पॉइंट लिखिए, लिखना। So here number of independent displacement are
4, अब रट मत देना इसको, मेंबर पता चल रहा है कई लोग रट दिया, एक मेंबर ये एक्स्ट्रा लग गया, ये मेंबर एक एक्स्ट्रा लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट अब, हाँ थीटा बी ए, ये सी अगर ये ई मेंबर है तो थीटा बी ए, थीटा बी बी सी और थीटा बी ई, 3 डिस्प्लेसमेंट हो गए। मैंने यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए एक जॉइंट ले रखा है, मेंबर वहाँ पे कितने भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। हर मेंबर को काउंट करो, उसके लिए अलग अलग थीटा ले लो, साथ में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तो लेना ही लेना, ठीक है। क्या लिखा आपने यहाँ पे, हियर number of independent displacement are 4, number of independent displacement are 4, that is theta ba, that is theta ba comma ba comma theta bc, theta ba comma theta bc comma delta bx comma delta by, ठीक है, कॉमा डेल्टा बी एक्स कॉमा डेल्टा बी वाई। ये 4 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है इंटरनल हिंज के केस में। अब 4 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है तो ऑब्वियसली बात है इस फॉर्मूले में ऐड ही होंगे ये डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फॉर्मूला आपका क्या था 2D के लिए, 2D के लिए फॉर्मूला था आपका डी के इक्वल टू, अब जो बन गया आपका दैट इज, जो फाइनल फॉर्मूला आपका बन के आ गया 2D के केस में, और 3D के लिख लेते हैं। 2D के केस में फाइनल फॉर्मूला डी के इक्वल टू आपका निकल के आ गया कितना, 3J माइनस आर माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, अगर उसने बोला हुआ है। अगर एग्जाम में न बोले इनएक्सटेंसिबल तो आपको एक्सटेंसिबल के तौर पे आंसर करके आना है वहां पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो उसने, अगर आंसर मैच नहीं करेगा तब उसके बाद इनएक्सटेंसिबल निकालना, ठीक है। तो 3J माइनस आर माइनस एन आर प्लस रिएक्शन रिलीज, रिएक्शन रिलीज आपकी जो इस हिंज पे हो रही है अभी, ठीक है। ये रिएक्शन रिलीज, अब हिंज के अलावा यहाँ पे और भी सपोर्ट हो सकते हैं, जैसे आपका कौन सा स्लाइडर हो सकता है, वहां पे आपका इंटरनल रोलर हो सकता है, तो उनके लिए रिएक्शन रिलीज की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अभी लिखवा देता हूँ नोट में यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप 3D के लिए देखोगे ये फॉर्मूला, तो डी के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6J माइनस आर माइनस एन आर प्लस आर आर। ये फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया आपका ये, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटर है, अदरवाइज आप वैसे भी निकाल सकते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आर आर इक्वल टू लिख देना रिएक्शन रिलीज, आर आर इक्वल टू रिएक्शन रिलीज्ड, रिएक्शन रिलीज्ड, कौन कौन सी रिएक्शंस आपकी रिलीज हो रही है इन डिस्प्लेसमेंट में, कौन से आपके पॉसिबल्स हैं इसमें, ये करना है आपको यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फ्रेम के कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये आरआर की वैल्यूज में यहाँ पे, ताकि वहां का दिक्कत ना आए आपको, मैं आरआर की वैल्यूज यहाँ पे कवर करा देता हूँ। और साथ में अगर चाहो तो नोट डाल के, रिजिड जॉइंट प्रॉपर्टीज पता है सबको, प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, अदरवाइज मैं लिखा देता हूँ कि रिजिड जॉइंट में आपका रोटेशन दोनों अलग अलग होता है, पिन जॉइंट में आप सॉरी पिन जॉइंट में अलग अलग होता है, रिजिड जॉइंट में आपका अलग मतलब सेम होता है। लिखवाऊं इनको, जरूरत है इनकी, नहीं जरूरत है ना, अदरवाइज लिखवा देता हूँ। किसी को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके नीचे नोट डाल के लिखेगा इसके बाद, ठीक है। पहले नोट लिखते हैं रिएक्शन रिलीज की, नोट करना रिएक्शन रिलीज किस किस में कितनी होती है, ठीक है। सबसे पहला था आपका इसमें इंटरनल हिंज, ठीक है। इंटरनल हिंज के केस में मैं यहाँ पे इसको जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इंटरनल हिंज के केस में, इंटरनल हिंज 2 मेथड बता रखी ना, वही मेथड आपको अप्लाई करनी है। 2D में आपका हो जाएगा समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, ठीक है। या आप जितने मेंबर्स हैं, हाँ ऑब्वियसली बात है, सिंपल, जितने मेंबर हैं उसमें से एक घटा दो, उतने रिएक्शन आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है, जॉइंट पे 2D। 3D के केस में आपका हो जाएगा ये समेशन ऑफ 3m डैश माइनस 1, सिंपल है, ये हमने कर रखा है ऑलरेडी काम इस पे। उसके बाद आपका दूसरा आता है आपका इंटरनल स्लाइडर, इंटरनल स्लाइडर। इंटरनल स्लाइडर के केस में आपका ओनली एक ही रिएक्शन आपकी रिलीज होती है ना। कौन सी रिएक्शन आपकी रिलीज होती है, कौन सी, शियर फोर्स, शियर फोर्स 0 था ना इंटरनल स्लाइडर, भूल गए आप लोग। इंटरनल स्लाइडर में आपका क्या होता है, इंटरनल स्लाइडर आपका ये होता है जो आपका लगता है, ठीक है। तो इस केस में आपका वर्टिकल रिएक्शन आपकी 0 हो जाती है, यानी शियर फोर्स इस केस में 0 होता है। तो यहाँ पे आपका शियर फोर्स 0 है, शियर फोर्स इक्वल टू 0, तो रिएक्शन रिलीज कितनी हो जाएंगी इस केस में आपकी 1 ओनली, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका इंटरनल रोलर कितनी होती है, इंटरनल रोलर में कितनी होती है भाई आपकी 2, ऑब्वियसली बात है, एक तो एक्सियल फोर्स और एक मोमेंट, ठीक है। एक्सियल फोर्स भी 0 है यहाँ पे और मोमेंट भी यहाँ पे 0 है, तो रिएक्शन रिलीज यहाँ पे कितनी हो गई 1। इसके अलावा बचा क्या आपका लास्ट डबल रोलर, डबल रोलर बचा है इसके अलावा, ठीक है। एक यही चीज है जो कंफ्यूज करता है यहाँ पे, डबल रोलर। यहाँ पे मैं चीज आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूँ, कहीं बुक में नहीं मिलेगी वो। डबल रोलर में आपका देखिए, डबल रोलर में 2
अरे सॉरी, डबल रोलर में आपकी कितनी होती है यहाँ पे, मूवमेंट इक्वल टू जीरो ओनली ना, सॉरी, डबल रोलर में आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन ओनली जीरो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सियल फोर्स इक्वल टू जीरो, तो रिएक्शन रिलीज यहाँ पे हो जाएगी 1। ये हो जाएगा आपका डबल रोलर के केस में, ठीक है। डबल रोलर के केस में 1, इंटरनल स्लाइडर 1 एंड इंटरनल रोलर 2। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत बेहतरीन सा बता रहा हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव। कंफ्यूज कहाँ पे होते हो आप लोग, वो आपको कंफ्यूज करेगा डबल रोलर और एक सियर रिलीज नाम से एक जॉइंट होता है अलग सा, ठीक है। कई कई जगह पढ़ोगे तो वो लोग डबल रोलर जो जॉइंट है और सियर रिलीज वाला कॉन्सेप्ट है सेम ही बता के चलते हैं, लेकिन बहुत सी बुक्स में वो डिफरेंट भी है। कुछ बुक में मैं जहां देखा डिफरेंट उसका आपका कॉन्सेप्ट, वो होता क्या है, डबल रोलर की तरह ही जॉइंट होता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अलग है वो जॉइंट की, ठीक है। जरा देखते हैं इसके बारे में। इसके नीचे नोट डालना, न्यूमेरिकल एक्चुअल में क्या है, गेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसको आपको अटेंड कैसे करना है और कैसे ये चीजें समझनी है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए एक होता है आपका एक्सियल थ्रस्ट रिलीज या सियर रिलीज, यही कॉन्सेप्ट है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपकी। नोट में डालना एक्सियल थ्रस्ट रिलीज, एक्सियल थ्रस्ट रिलीज ऑब्लिक सियर रिलीज, सियर रिलीज। अब बहुत जगह ये सियर रिलीज वाला कॉन्सेप्ट यहीं से जोड़ता है, क्योंकि सियर फोर्स यहाँ पे इंटरनल स्लाइडर में आपका सियर फोर्स जीरो होता है, तो सियर रिलीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। लेकिन ये जॉइंट आपका दूसरा वाला जॉइंट है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा जॉइंट है ये सेम आपका ये डबल रोलर की तरह ही है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है ना डबल रोलर है, ये डबल रोलर है, कभी कभी तो ये ऐसे करके दे देगा आपको, ठीक है। ये डबल रोलर हो गया, ठीक है। जो ये वाला जॉइंट है एक्सियल थ्रस्ट रिलीज, ठीक है, यहाँ देखना ये जॉइंट आप जरा ध्यान से देखना एक बार इसको, ठीक है। इसकी आपको डी के याद रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये होता है आपका मेंबर, ठीक है, और इसके अंदर आपके लगे रहते हैं आपके रोलर, इस मेंबर के अंदर आपके रोलर लगे रहते हैं इस केस में, ठीक है। ये लगे रहते हैं इसके अंदर मेंबर, ये जॉइंट होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल थ्रस्ट रिलीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, अगर इस जॉइंट को अगर आप क्या करोगे वर्टिकल बना दोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सियर रिलीज। अगर इसको आपने हॉरिजॉन्टल बना रखा है ये वाला जॉइंट तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल थ्रस्ट रिलीज। तो मैं एक्सियल थ्रस्ट के बेस पे आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे जस्ट, क्योंकि आपका अल्टीमेटली काम यहाँ पे आपका है डी के याद करना, ठीक है। अल्टीमेटली काम यहाँ पे क्या है आपका, डी के याद करना। तो डी के आपका यहाँ पे होता है 4, इस केस में डी के होता है 4। अगर प्रॉपरली ऐसा बना के दे फिर तो आपको कंफ्यूजन नहीं है। डबल रोलर और इसमें इसमें होता क्या डिफरेंस, जो ये एलिमेंट होता है ये भी मूव कर सकता है, जो ये प्लेट ये लगा रखी ना आपने ये भी मूव कर सकती है इंडिविजुअली, और ये भी इंडिविजुअली मूव कर सकती है, ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये भी इंडिविजुअली मूव कर सकता है, और जो ये आपका ब्लू में मैंने बना रखा है जो रोलर, ये रोलर भी आपके मूव कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें और इसमें, ठीक है। अब एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा वो डबल रोलर जैसा ही दिखने वाला सपोर्ट आपको दे देगा एग्जाम में, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं करेगा, और फिर आप लोग आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन नहीं है वो क्वेश्चन, वो एक्सियल ये सियर रिलीज वाले से पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। अगर कुछ ना दे आंसर मैच कर गया तब तो आपको ये कंसीडर करना है डबल रोलर अगर आपको प्रॉपर दिखता है, अगर ये प्रॉपर दिखता है तब तो आप ये यूज करोगे, ये प्रॉपर दिखता है तब तो आप ये यूज करोगे। लेकिन अगर ये दिखा रखा है उसने और आंसर मैच नहीं कर रहा तो उस केस में ध्यान रखना ये सियर रिलीज वाला कॉन्सेप्ट लगा के एक बार कर लेना, आंसर मैच कर जाएगा वहां पे। इस केस में डीके कितनी है आपकी 1 है ना, इस केस में आरआर, इसमें आरआर 1 है रिएक्शन रिलीज, यहाँ पे रिएक्शन रिलीज जो होंगी आपकी 4 होंगी, आरआर यहाँ पे 4 रहेंगी इस केस में, ये डिफरेंस है इसमें। पहला, अब देखो कौन कौन सी रिएक्शन निकलेंगी, एक तो ये आपका प्लेट मूव करेगी हॉरिजॉन्टली पहली, दूसरा आपका ये रोलर मूव करेगा, दूसरी इंडिविजुअल मूवमेंट है तो 2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तीसरा, इसको अगर आप नीचे खींचोगे तो मोमेंट भी आपका इसमें क्या होता है, जीरो रहता है, ठीक है। मोमेंट भी आपका जीरो होता है, ये नीचे की ओर आ जाएगा मेंबर आपका, तो एक रोटेशनल हो गया, ठीक है। साथ में अब ये जॉइंट में बहुत ढूंढा मेरे को मिला नहीं, होता क्या है जब नीचे खींचोगे तो इसका अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है कि एक तरफ आपका ये रोलर वर्टिकल भी मूव करता है, ठीक है। प्लेट मूव नहीं करेगी अब आपका सिर्फ जब नीचे करोगे तो वर्टिकली आपका ये रोलर भी मूव करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको आपको यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका डायग्राम में ढूंढा, मैं मिला ही नहीं मेरे को कहीं से, बहुत जगह से ढूंढा मैंने इसको, लेकिन तो मैं आपको दिखा देता है कैसा होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, और रोलर आपका वर्टिकल भी मूव कर सकता है, तो 4 डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपकी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो 2 आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल 2 यूज करने का, 2 लेने का मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पे, क्योंकि प्लेट आपका इंडिविजुअली, रोलर आपका इंडिविजुअली मूव कर रहा है,
ठीक है, दैट्स व्हाई टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर कंसीडर्ड। ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक हो गई यहाँ पे आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैं नहीं बता पाया आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जस्ट आप याद रखना इसको कि वर्टिकली भी ये आपका जॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन वहां पे प्लेट मूव नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ रोलर मूव करेगा। ठीक है, और एक आपका इसमें होता है रोटेशनल मूवमेंट, बस ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा आपके कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा आप जो कि आपको इसमें कहीं भी क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि पॉसिबल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट था जो आप बहुत जगह से अगर खोलोगे भी तब भी आपको नहीं मिलेगा, डबल रोलर और आपका ये एक्सियल थ्रस्ट रिलीज या शियर रिलीज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब ऑब्वियसली बात है, शियर रिलीज के केस में क्या होगा, शियर रिलीज के केस में दो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक एक्सियल डिस्प्लेसमेंट और एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों के केस में आपके रिलीजेस सेम ही है, 4 रिलीजेस आपको ध्यान रखनी है इस केस में। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंसेप्ट इसके पूरे के पूरे कंप्लीट। अब हम इनको अप्लाई करते हैं डीके वाले फ्रेम में, बहुत इजी है, आप फॉर्मूले से निकालो या डायरेक्टली आप याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अभी दिक्कत देखते हैं, तो करते हैं इसमें काम, क्वेश्चन करते हैं, हाफ एन आवर तक, आधे घंटे में क्वेश्चन निपटा लेते हैं सारे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। ठीक है, आधे जितना टाइम लगता है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं पे कोई चीज रिवाइज करनी है, रिलीज आपको दोबारा बतानी है कोई कंसेप्ट? ठीक है, ठीक है, तो लास्ट वाला डबल रोलर और इसमें समझ जाना अंतर। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ दिया है जिसमें आपने फिक्स्ड बीम का एक नॉर्मल सा पोर्टल फ्रेम लिया था, उसमें आपके कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। ठीक है, अब जरा समझते हैं उसी पोर्टल फ्रेम को ब्रेसिंग लेके करते हैं काम। ठीक है, एक ब्रेसिंग हम उसमें लगाते हैं। अब कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन के थ्रू ही समझोगे, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट अब बचे हुए हैं, नहीं बचे हैं वैसे, एक दो कॉन्सेप्ट है, बाकी तो अप्लाई करने हैं उसके बाद सारे। हो गया, ये हटा दो उसको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दैट क्वेश्चन विल बी सेम है, बस यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक ब्रेसिंग लगा दी है। ठीक है, अब इस केस में बताइए हमें निकाल के, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओ, निकाल के बता सकते हो मेरे को कितना आ रहा है ये, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपका अलग बैठेगा। आप यहाँ पे जरा एक बार देखना है यहाँ पे कितना आ रहा है, मुझे बताना जरा इसका आंसर। ठीक है, एक बार अगर मेंबर एक्सटेंसिबल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनएक्सटेंसिबल है तो कितने मेंबर घटाओगे यहाँ पे आप, 4 मेंबर घटाओगे ना, 4 मेंबर्स आपने माइनस कर दिए। ठीक है, तो यानी किया क्या आपने, समझ में आया ब्रेसिंग से? देखिए डी के यहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, कैलकुलेट डी के आप आपको निकालना है आपको। ठीक है, अब कैलकुलेट डी के निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपको वही है, जॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। जॉइंट आइडेंटिफाई करोगे, 1 2 3 एंड 4 जॉइंट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है फिक्स सपोर्ट पे। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके रिजिड जॉइंट में पॉसिबल है। तो दोनों पे अगर आप देखोगे तो तीन तीन पॉसिबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी के इक्वल टू 6 ना, डी के इक्वल टू जाएगा यहाँ पे आपका 6। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, दैट इज ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी एंड डी। और पहला हमें निकालना है व्हेन
members are extensible, when members are extensible, when members are extensible, ठीक है। जब members extensible है उस केस में आप निकालिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, थीटा बी, डेल्टा बी एक्स एंड डेल्टा बी वाई, 3 यहाँ पे हो गए, ठीक है। सिमिलर वे यहाँ पे भी आपके 3 हो गए, ठीक है। ये हो जाएगा डेल्टा सी एक्स, डेल्टा सी वाई। एक तो तरीका यही है कि आप सीधे गिनो ऐसे करके, ठीक है, दोबारा फॉर्मूले में रख के बना सकते हो आप। और ये जाएगा आपका थीटा सी। ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में आपके हो गए 6 मेंबर्स ऑफ आपके डी के, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो जब मेंबर्स आपके इनएक्सटेंसिबल हैं तो उस केस में, इनएक्सटेंसिबल वाले केस में मेंबर के आपको क्या करना था कि एक्सटेंसिबल माइनस एक्सटेंसिबल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे ही बनाता हूँ, एक्सटेंसिबल माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फ्रेम, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फ्रेम, जो कि 4 मेंबर्स हैं यहाँ पे आपके, आपने माइनस कर दिए, ठीक है। 6 माइनस 4 और अब बचे यहाँ पे आपके 2। अब ये जरा मुझे बताओगे 2 कौन से बचे सिर्फ और सिर्फ? अब हमने 4 माइनस कर दिए, कौन से 2 बचे सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे? थीटा सी एंड थीटा बी एंड थीटा सी, ये दोनों के दोनों सिर्फ आपके बचे हैं अब यहाँ पे, बाकी सारे के सारे आपने यहाँ पे प्रिवेंट कर दिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे एक ब्रेसिंग लगा दी, तो ब्रेसिंग लगाने के बाद जो मेंबर आपका फोर्स की वजह से एक्सियली मूव कर रहा था, वो मूवमेंट आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो मेंबर आपका अब ये बीसी एलिमेंट आपका ना तो लेफ्ट जाएगा, ना ही आपका ये राइट जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपने एक ब्रेसिंग लगा रखी है, चाहे आपने 2 ब्रेसिंग लगा रखी है, दोनों सेम है आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कभी ये भी पूछता है इसमें, ठीक है, भले आप कर लो बगल में नीचे क्वेश्चन पे, वहीं पे कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर कभी आप एग्जाम में वो डायरेक्टली 2 जगह ब्रेसिंग लगा देता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तब भी आंसर में आपके कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इस केस में भी जो डीके आपका आएगा इन एक्सटेंसिबल के केस में, दैट विल बी ओनली 2, ठीक है। तो ब्रेसिंग की वजह से समझ में आया इफेक्ट किसमें? नहीं, हाँ, ये एक्सेप्शन, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मेंबर्स ज्यादा हो गए यहाँ पे, तभी मैंने करवा दिया, ये आपका प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आपको सोचने। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मुला लगाओगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन थीटा बी थीटा सी तो आपके इंडिपेंडेंट, इनको आप रोक ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ब्रेसिंग के केस में आपका क्या है, अगर ब्रेसिंग आपकी ऐसे लगा रखी है, दोनों साइड से अगर ब्रेसिंग लगा दी या सिंगल साइड से ब्रेसिंग लगा दी, तो उस केस में आपका मतलब ब्रेसिंग एक साइड की काउंट करना, दूसरी साइड की आप भूल जाना, उससे मतलब नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट आपने पहले ही रोक दिया था, वो कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट आपने पहले ही रोक दिया था, ये तो मेंबर आपने बाद में एडिशनल प्रोवाइड कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, ठीक है। समझ में आया? तो ब्रेसिंग आपकी जो काउंट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 साइड की काउंट करना। अगर आपके फ्रेम में ब्रेसिंग लगा रखी है तो नंबर ऑफ मेंबर काउंट करते टाइम पे एक साइड की ब्रेसिंग का 1 डायगोनल की ब्रेसिंग काउंट करना, बस हो गया, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि वही सफिशिएंट है डेल्टा बी एक्स और डेल्टा सी एक्स को रोकने के लिए, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, इस वाले की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं ना, ये तो हमने जस्ट एडिशनल लगा रखा है, ठीक है। इसके नीचे कंक्लूजन, ये बनाने के बाद कंक्लूजन लिखना इसके नीचे, इसके नीचे कंक्लूजन लिखना, ठीक है ना। इसके नीचे जस्ट यहां पे लिखना कंक्लूजन में, नो इन्फ्लुएंस ऑन, इसके नीचे जस्ट कंक्लूजन में लिखना, ये बार कर लो पहले। इसके नीचे लिखना नोट लगा के, कंक्लूजन लिखना इसका, जो सेकंड वाला बना रखा है डायग्राम, लिखिएगा इसमें। इसमें पॉइंट है आपका, दैट इज नो इन्फ्लुएंस ऑन, जस्ट लिखना कि ब्रेसिंग जो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रखी है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नो इन्फ्लुएंस ऑन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, नो इन्फ्लुएंस ऑन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी दूसरी आप ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो
तो उसका आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो बस ये है कि काउंट करते टाइम पे एक कम कम काउंट करना, अगर ब्रेसिंग वाला सिस्टम आएगा तो कहीं पे। ठीक है, वैसे ब्रेसिंग करना एग्जाम में मैंने तो देखा नहीं, आ जाएगा तो ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ से ऑलरेडी, कि आप जस्ट एक कम काउंट करना हर जगह में से, मेंबर में से, बस हो गया बस। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट हमने ये डिस्कस कर लिए हैं, अब हमें इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को जरा देखते हैं कैसे हम इन्हें अप्लाई कर पाए। हो गया सबका ये? क्या हुआ? करिए स्टार्ट। नेक्स्ट आपका इसके बाद क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन से एक्सेप्शन हो सकते हैं जहां पे आपको सोचने पड़ सकते हैं भाई, ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं, लेकिन इसके अलावा अगर प्रॉपर फ्रेम बना के देता है तो तब तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, जरा मुझे इसकी डीके बता के बताना, दोनों केस में, एक्सटेंसिबल एंड इनएक्सटेंसिबल के केस में, जरा मुझे निकाल के बताना। बस इतना ध्यान रखना कि एक्सियल रिजिड करने से मेंबर के स्लोप में इफेक्ट ना पड़ने वाला, बस हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट एक्सियली रिजिड किया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डेल्टा चेंज होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक्सियल रिजिड का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेल्टा चेंज होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। तो उसे बताना जरा डी के एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल में कितना कितना आया। सिक्स और नहीं, नहीं, एक्सटेंसिबल में 3, और उसमें इनएक्सटेंसिबल में, इनएक्सटेंसिबल में सोचिए जरा, अब भी जो बोला हुआ पॉइंट है सोचना जरा, क्या बोला मैंने अभी? स्लोप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बोला ना मैंने, तो क्या क्या रिस्ट्रेन होंगे यहाँ पे, क्या क्या रिस्ट्रेन होंगे यहाँ पे? जॉइंट, पहले बात तो आपको जॉइंट आइडेंटिफाई करना है ना, एक ही जॉइंट है यहाँ पे, बाकी मतलब जॉइंट बहुत है, 1 2 3 4 5 जॉइंट है, लेकिन ये सारे के सारे फिक्स हैं, तो अब इसी बात है, इसमें आपका फ्रीडम है भी नहीं। ठीक है, फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ बी पे है, और ये फ्रीडम भी आपका डी के जब एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल है, तो उस केस में आपका 3 यहाँ पे आएंगे, रिजिड जॉइंट है, 3 आएंगे यहाँ पे, डेल्टा बी एक्स, डेल्टा बी वाई एंड थीटा बी, ये 3 डिस्प्लेसमेंट आपके यहाँ पे आएंगे जब आपका क्या होगा, मेंबर आपका एक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, जब आपका मेंबर एक्सटेंसिबल होगा इस केस में। सेकंड केस मैंने बोला, जब बताइए आंसर इसका जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इन एक्सटेंसिबल के केस में। -1 आ रहा है मैंने अभी बोला आपसे कि फॉर्मूला जस्ट आप यूज कर रहे हो, जो आप -NR, वो सोच समझ के करना। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में एक्सेप्शन, जितने क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक वो करा दे रहा हूं मैं, बाकी और में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो एक्सेप्शन इससे पहले वाला हो गया जिसमें ब्रेसिंग एक्स्ट्रा आ रही थी, मेंबर आपको हटाना नहीं था, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है एक, क्या बोलो, यहाँ पे क्या होगा, डी के इक्वल टू ओनली 3 - 2 1, और ये होगा आपका सिर्फ और सिर्फ थीटा बी। ठीक है, जब आपने सारे के सारे मेंबर एक्सियली रिजिड किए ना, तो उस केस में देखिए इन मेंबर के इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन तो रुक गए सारे के सारे के, अपने डिफॉर्मेशन अपनी एक्सिस में सारे रुक गए इनके, यानी बी आपका एक्स भी रुक गया और बी आपका वाई भी रुक गया। ठीक है, लेकिन थीटा भी तो आएगा ना यहाँ पे, थीटा भी तो पॉसिबल है ही है उसमें। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे 3 - 2 = 1, दैट इज थीटा बी। दो आपके जो मेंबर आपके, देखो मेंबर जो कंसीडर, मेंबर नहीं, मेंबर में नहीं जाना, हमने दो कौन से हटाए वो देखने हैं। जैसे ये मेंबर है, अब आप इसको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, खुद की एक्सिस में डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट वाला कॉन्सेप्ट समझे, जो खुद की एक्सिस में डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट समझो ना। तो देखो ये डेल्टा बी एक्स यानी ये वाला डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एक्सियली रिजिड है, पॉसिबल नहीं है। डेल्टा बी वाई यानी आइदर पॉसिबल यहां या आइदर पॉसिबल यहां,
लेकिन दोनों जगह आपके मेंबर रिजिड है, तो इसकी वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने जब अब मेंबर को एक्सियली रिजिड किया तो। ठीक है, लेकिन थीटा बी यहाँ पे पॉसिबल है, थीटा बी को एक्सियल रिजिडिटी से कोई मतलब नहीं है। ये इससे पहले वाले में देखा आपने क्वेश्चन में। ठीक है, जब ब्रेसिंग करी आपने, ब्रेसिंग में देखो कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट आ रखे हैं वहां पे, डीके में कौन कौन से कंसीडर किया आपने, थीटा बी एंड थीटा सी ओनली, इन सिमिलर वे यहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यहाँ पे मेंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अगर मेंबर वाला लगाओगे यहाँ पे तो फंस जाओगे आप। तभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक्सेप्शन क्वेश्चन तभी तो करा रहा हूँ भाई। दिमाग अपना स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि रट दिए फॉर्मूले और आंसर निकाल दिए, कभी नहीं कर पाओगे स्ट्रक्चर में भाई। पहले बोला था मैं, क्लास के पहले दिन ही बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर रट के आंसर नहीं निकलते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है चीजों में। एटलीस्ट जितना आपके अभी तक एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने करा दिए हैं, ये एक्सेप्शन के अलावा कुछ नहीं आ रखा है। एक तो इंसान ब्रेसिंग में फंसता है, वहां पे ब्रेसिंग का प्रॉपर्ली बता दिया मैंने। दूसरा एक ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने एग्जाम में, जिसका आंसर आपका ये आएगा, वहां पे सोचना है थोड़ा सा। अब डिस्प्लेसमेंट आपने लिख दिए, सोचा नहीं, 4 कर दिया। डी के -1 का मतलब क्या हो रहा है? डी के -1 का मतलब क्या है? मतलब आपके जो अननोन है वहां पे वो -1 कैसे पॉसिबल है? डी के है ना, डी के -1 पॉसिबल है क्या? अनस्टेबिलिटी। अरे अगर डी के आपका -1 आया, डी के कितना है? ठीक है, डी के इक्वल टू, देखो डी के इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट ना। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो 0 कर दो ना सीधे आप। -1 कैसे हो जाएगा? वो डीएस वाला कॉन्सेप्ट तो अलग है, वहां आ सकता है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, या मतलब वहां पे हम बता रहे हैं, जो डीएस वाला कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हो आप इसको, वहां मत जोड़ो। वहां हम बता रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट और है, तो वो -1 आ सकता है उसके इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन सकता है वहां पे आपका। ठीक है, -1 आने का मतलब है वहां पे, जैसे डीएस वाला कर रहे हो आप, ये R - S किया, यानी S ज्यादा है वहां पे, है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी ज्यादा है, मेंबर कम हो गए वहां पे। तो वहां पे मतलब डेफिशिएंट स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं कि मेंबर कम हो गए वहां पे, निकालने के लिए आपकी इक्वेशन ज्यादा है, वो आपका -1 आ सकता है। लेकिन ये माइनस कैसे जाएगा आपका? इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो 0, सिंपल सी बात है। तो इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि कहीं पे अगर आपका ऐसा -1 आ गया या कुछ आ गया, तो सोच लेना कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका वहां पे डिफरेंट लग सकता है, तो जैसे आपने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके बाद ये हो गए 2 एक्सेप्शन। अब करते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस जो आपके आ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, हटा दो उसे। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट ये वाले? देखिए ऐसी यूनिट बनाओ इसकी, कहीं से भी कहीं तक एक कॉन्सेप्ट अभी तक जितने एग्जाम में पूछा गया है ना, एक कॉन्सेप्ट भी हटाया नहीं गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में इनका यूज करोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी मैंने छोड़ा नहीं है, जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं क्वेश्चंस उनको कंसीडर करके जो एक्सेप्शन बन सकते थे हर वे में क्वेश्चन बता दिए। इसके अलावा अभी तक तो नया क्वेश्चन इनके जितना करा रखा है, इन कॉन्सेप्ट के अलावा नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर ये कर लोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके 90% 95% मतलब अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सारे के सारे। ठीक है, अगर अगर आप देखना घर जाना इसके बाद डीएस और डीके निकालना, देखना जो यूनिट है पूरी की पूरी अलग है, उसमें स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन छोड़ के सारे लगा लेना आप। ठीक है, आप मुंह से कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन, ऐसे देख के आप आंसर निकाल के बैठ जाओगे पूरे के पूरे। ठीक है, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं प्रॉपर वे में। बाकी इसके अलावा अगर अगर कोई नया ही क्वेश्चन आ गया तो भाई फिर किस्मत खराब सोचना है। ठीक है, ये आपका फिक्स सपोर्ट, दैट इज द हिंज सपोर्ट। ये आपका रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट लगा रखा है मैंने, ये आपका गाइडेड रोलर सपोर्ट है। ठीक है, अब आप बताइए मुझे जरा यहाँ पे निकाल के, क्या डीके निकाल के मुझे इसमें जरा बताइएगा कितना आ रहा। अब मैं पिन भी लगा रहा हूँ उसमें, रुकिए, अब स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं दूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तुम सोच रहे इतना सिंपल आ जाएगा, ये पिन भी लगाएंगे हम यहाँ पे, ये पिन। ठीक है, इसके साथ हम लगा रहे हैं पिन यहाँ पे, इधर पे पिन, और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे पिन। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे डीके निकाल के बताइए। अब कैलकुलेट डीके, देखते हैं आप कितना, इतना कॉन्सेप्ट बताने का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, निकाल लोगे इसका तो इजी वैसे, कैलकुलेट डीके। हाँ, एक्सटेंसिबल भी निकालना, इनएक्सटेंसिबल भी निकालना। हाँ, पिन जहाँ पे 3 जगह लगा रखे हैं वो देख लो, सामने सामने पिन 3 जगह लगाए गए हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, सबके क्वेश्चन आने चाहिए आंसर भाई, अभी के टाइम पे अब नहीं निकाल पाए तो समझ लो कि 1 नंबर के बुद्धू हो उसके बाद जितने नहीं निकाला है। सीधी सी बात है, इतना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया प्रॉपरली, एक एक चीज जो क्वेश्चन में पहले आ सकती थी पहले बता दिया मैंने, अब तो निकालना चाहिए भाई।
फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकालो, ठीक है। अभी मैं इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरीके से निकाल देता हूँ, उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस के तरीकों में उसके बाद मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे अब गिन के निकालेंगे हम लोग, ठीक है। बन गया 3। 3 कैसे आ जाएगा, 3 आंसर आपका 3 आ रहा है सच में, इतना कम। हाँ एक्सटेंसिबल के केस में, इनएक्सटेंसिबल में निकालो, 3 कैसे आ गया आपका हाँ आपने वो काट दिया, वो पेन वो डीके लगा रखा ना आपने, डीएस निकाल रहे हो आप, जो कर रहे हो आप, क्या करा आपने, कट लगा रखे ना आपने, ये कट क्या लगाए, मेंबर कट कर दिए। अच्छा इनएक्सटेंसिबल में गिने होंगे आपने, सॉरी, हाँ मुझे लगा कट लगा दिया इसमें। डीके इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस आर कर दिया आपने। रिएक्शन रिलीज कितनी करी, कम कर रखी है रिएक्शन रिलीज, जो रिएक्शन रिलीज आपकी 11 हो रही है टोटल, 4 यहाँ पे हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो गई 6 ना, 6 यहाँ पे हो गई, 4 वहां पे हो गई, और नीचे भी रिएक्शन रिलीज आपका, इससे नहीं आ रहा आंसर, इससे नहीं आना चाहिए, इससे भी तो आपका ये गलत आ रहा है इसमें, 3 ना, कितना 20, हाँ ये सही है आपका 20 आ गया। एक बार ना इंडिविजुअल मेंबर्स में काउंट करके निकालो, मैं उसके बाद फॉर्मूले के साथ मैं बताऊंगा आपको, चलो मुझे निकल जाना चाहिए। मैं ये वाला 3j माइनस फॉर्मूला क्या है, मैंने तो फॉर्मूला तुम्हारे लिए करा रखा है, मैंने तो कभी याद ही नहीं किया था ये फॉर्मूला, 3j माइनस आर ई जॉइंट आपने ना कम गिन लिए होंगे लग रहा है मुझे। अच्छा यहाँ पे ना जो इंटरनल हिंज है ना, इंटरनल हिंज वाले को भी जॉइंट गिनना, बीच में तो नहीं ना इंटरनल हिंज, तो हो गया फिर तो जॉइंट इतनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 जॉइंट है, तो बढ़ती है 36 माइनस आर ई आपको जाएंगे 3 8 है ना, 8 आती है 24 यानी 12 माइनस एन आर आपके कितने हैं 14 6 आए, ठीक है। इसके बाद आपका प्लस रिएक्शन रिलीज 6 4 10 5 नहीं ज्यादा है 6 है ना, 6 प्लस 5 11 4 यहाँ पे भी तो है, ये भी तो है 11 प्लस 4, 2D के केस में 7 आ रहा है क्या आपका, लेकिन 20 आ रहा है ये तो, हाँ रिएक्शन रिलीज वहां पे m डैश माइनस 1 करके निकालोगे ना, वो गलती हो रही है आपकी। जो वो वाला फॉर्मूला है, यहाँ तो रिएक्शन हम लोग डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं इस वाले में, तो जो मैंने बताया अभी, लेकिन वहां पे जो रिएक्शन रिलीज जो आपने लिखा हुआ है उस फॉर्मूले में, वो रिएक्शन रिलीज का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ m माइनस 1 भाई, ये है यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। अब देखते हैं दोनों तरीके से कैसे करते हैं इसको, ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी आपको ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डी के, एक तो आप डायरेक्टली पहले तो ज्वाइंट आपको पता होना चाहिए, जो भी इंटरनल हिंज है वो भी ज्वाइंट होगा, अगर ये इंटरनल हिंज आपका यहाँ पे लग गया तो ये भी एक आपका ज्वाइंट कंसीडर होगा इस केस में, ठीक है। तो ज्वाइंट पता चल गया आपको, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं मैं पहले निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूँ, आपको फॉर्मुले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर इस केस में मैं बताऊँ आपको डी के, तो इस केस में डी के आपका कितना है 0, ऑब्वियसली बात है फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोमेंट रिलीज होता है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस केस में आपका डी के कितना हो गया 1, यहाँ पे आपके मोमेंट एंड एक्सियल डिफॉर्मेशन आपके पॉसिबल है, तो डी के इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सियल डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो डी के इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। फ्रीडम्स आपने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आइए यहाँ पे पिन जॉइंट पे, पिन जॉइंट पे अब भी प्रॉपर्टी पड़ी, हर मेंबर के लिए आपका थीटा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीन थीटा के डिफॉर्मेशन हो गए यहाँ पे, उसके बाद डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, तो डी के यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। इन सिमिलर वे यहाँ पे आपके 1 2 3 4 4 स्लोप है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कितने हो गए 6, डी के इक्वल टू 6 इस केस में हो गई, ठीक है। इसके बाद रिजिड ज्वाइंट, रिजिड ज्वाइंट में आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड थीटा, तो 3 आपके यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे अगेन आपका डी के, इस केस में डी के अगर मैं बात करूं तो 3, इस केस में डी के अगर मैं बात करूं तो 3, इस केस में अगर डी के बात करूं तो 4, तो ये इजी पड़ता है, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे अगर डी के बात करूं तो डी के इक्वल टू 3, यहाँ पे डी के इक्वल टू, ये है ना पॉसिबिलिटी, और कुछ है बचा हुआ, सबको ऐड करना जरा इसमें, डी के इक्वल टू कितना है टोटल डी के व्हेन एक्सटेंसिबल, ठीक है, कितना है ये 36 आया, गिनो एक बार,
34, 4 3 7 3 10 6 16 17 21 3 24 3 27 3 30 4 34, ठीक है 34 आ गया आपका ये डी के। जब आपके एक्सटेंसिबल है मेंबर तब आपका 34 आ गया, ठीक है। अब सेकंड केस में व्हेन इनएक्सटेंसिबल, व्हेन इनएक्सटेंसिबल, तो इनएक्सटेंसिबल के केस में क्या है, 34 माइनस जितने मेंबर हैं उतने मेंबर को आपको क्या कर देना है, घटा देना है बस, ठीक है। कर लो, एक दो जॉइंट के बीच में एक मेंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और है 14 हो गए ना। 14 मेंबर्स आप इसमें माइनस कर दीजिए, कितना निकल के आ गया, 20। ये इजी है। अब फॉर्मूले में लगाओगे तो फॉर्मूले में रिएक्शन रिलीज वाला कॉन्सेप्ट है, आपको फॉर्मूला वो भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है वो कॉन्सेप्ट। हाँ फॉर्मूले वाले से करोगे अगर आप यहाँ पे तो फॉर्मूले वाले से एक ही बता रहा हूँ, फॉर्मूला से इसके बाद सारे क्वेश्चन हम ऐसे डील करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि गेट में फॉर्मूला इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लगा लेना उसके बाद सारे फॉर्मूला करना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव देखो आप, वैसे ऑल्टरनेटिव ये होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अगर मैं अप्रोच देखूँ यहाँ पे, तो ऑल्टरनेटिव में आपका फॉर्मूला जरा मुझे बताना 2D के लिए, 3J माइनस आर माइनस एनआर जो मेंबर्स हैं प्लस रिएक्शन रिलीज, ठीक है। 2D है तो यहाँ पे रिएक्शन रिलीज आपका निकलेगा समेशन ऑफ मोमेंट माइनस 1 से, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा उसका, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट जहां पे है वो कॉन्सेप्ट वहीं पर रहने वाला। पहला 3J, 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट जरा काउंट करना है यहाँ पे। पहली बात तो देखो एक्सटेंसिबल के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सटेंसिबल है मेंबर तो एक्सटेंसिबल मेंबर के केस में कैसे निकालोगे आप, ये एनआर वाला हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपका प्लस आर कर लो यहाँ पे आप, ये एनआर वाला हटा दो पहले। तो 3 माइनस 3 इंटू जे करना, 3 इंटू जे, ज्वाइंट कितने हैं इसमें, 12 ज्वाइंट है इसमें, माइनस आर रिएक्शंस कितनी है, रिएक्शंस यहाँ पे 3 2 5 6 2 8, 8 रिएक्शंस यहाँ पे हो गई, प्लस रिएक्शन रिलीजेस कितने होंगे आपके यहाँ पे, रिएक्शन रिलीज कितनी हो रही है यहाँ पे, 1 2 2 यहाँ पे रिएक्शन रिलीज हो रही, -2 यहाँ पे, ठीक है मैं लिख नहीं रहा हूँ फिर आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 2 5 और एक 6 रिएक्शन यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, तो कितना आया ये 24 34 आया ये, ठीक है। ये आ गया 34 आ गया ये, ठीक है। ये आपका हो गया जब एक्सटेंसिबल का केस है। अब अगर इनएक्सटेंसिबल है तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ मेंबर्स आपको माइनस करने पड़ेंगे, जो कि आपके कितने हैं 14, ठीक है। तो सिंपल सा ही आप जहां से करते हो करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। जगह 3J माइनस आर प्लस आर माइनस एन आर, तो 34 माइनस 14 20, ठीक है। एक की कॉन्सेप्ट डिफरेंट है यहाँ पे रिएक्शन रिलीज का, वहां पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिविजुअली समझ के लिख ली कि भाई मेंबर के लिए पिन जॉइंटेड के लिए अलग अलग रहती है, और यहाँ पे आपका रिएक्शन रिलीज निकालनी पड़ेगी तब जाके आपका ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स अवेलेबल है इस पे जो आपका स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ है। अब किसी को दिक्कत अप्लाई करने में कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वाले में डीएस और डी के दोनों निकालना, ठीक है। हटा दो इसको, हटा दो इसको क्वेश्चन को, अच्छा लिख रहे हो क्या, सॉरी, कर लो आराम से कर लो यार, मैं क्वेश्चन बगल में देता हूँ तब तक आपको, ठीक है। कहीं जगह है तो वहाँ पे भी नहीं कर रखा होगा अभी आप, रुको फिर कर लो, चलो तो कुछ लोग सॉल्व कर लेते तब तक ना। 3:30 तो हो गया, नहीं आ रहा, चलो करते हैं थोड़ी देर तक क्लास आगे, ठीक है। किसी को जल्दी तो नहीं है ना, हाँ घर जाना कह रहा था ना, तो कह रहा जल्दी तो नहीं है वो नहीं, ये कह रहा था घर नहीं जाना बोले ठीक है, रिवीजन कर लेना प्रॉपरली, स्ट्रक्चर आने से पहले पता चल रहा है, सब्जेक्ट ही चल रहा है, भूल मत जाना, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रक्चर, इसको पिछला रिवाइज करके आना पूरा अच्छे से घर से। हो गया सबका, हटा दो उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं अगला, ठीक है। अच्छे 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन में और अच्छा देता हूँ आपको। सिंपल सिंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, इतना तो पता चल गया आपको कि सिंपल सिंपल आप निकाल लोगे इजिली। एक दो क्वेश्चन अच्छे कर लेते हैं जिसमें ना क्वेश्चन आपके सही रहे। तो जैसे अब आपका एक ये क्वेश्चन है, अगर ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिक्स सपोर्ट, ये हो जाएगा आपका हिंज सपोर्ट, another support will be the roller support, that is the guided roller support, ठीक है, गाइडेड रोलर सपोर्ट। और इसके आगे जो आपका सपोर्ट है, देखते हैं इसके बाद ये मेंबर, अब आपके पास कर्व है, ये कर्व हो गया और ये मेंबर आपका हो गया इस टाइप से कर्व। क्वेश्चन देख के डरो मत, कॉन्सेप्ट सारे लिखा रखे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं ये मत सोचना, सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं इनके भी पीछे, अगर ढंग से रिवाइज कर रखा होगा तो ये भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। और ये मेंबर आपका आगे भी एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। डीएस और डीके दोनों निकालने हैं यहाँ पे आपके, डीएस एंड डीके। अब जरा मुझे बताना, तीनों निकाल के बताना, डीएस पहले निकालोगे टोटल, डीके में इन एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दोनों केसेस में निकाल के बताना जरा। डीएस में माइनस प्लस यही घूम रहे होंगे ना तुम लोग। एक तरीका पकड़ो, देखो मैं बताऊं तुम्हें सबसे इजी तरीका, एक तो पहला वो वाला तरीका पकड़ो जो पहले कर रखा है वो ठीक है, ये फॉर्मूला वाला इसको स्किप करो, अभी इसको बाद में याद, मतलब कर लिया, करना कैसे पता चल गया ना, इतना करो। उसके अलावा आप सीधे सीधे बस काउंट करना सीखो, और लास्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम में वहां पे क्या करना है, हर इंडिविजुअल मेंबर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, बस वो सीखो, बस हो गया। तो दो में आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर वहां भी सीखोगे फिर ये भी, फिर ये भी, तब कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपका ये, ठीक है, मैथ्स बन जाएगा पूरा ये, क्योंकि चीजें आपको याद करनी, रिटेन करनी पड़ेंगी चीजें एग्जाम से पहले। दो तरीके कोई भी पकड़ लो, जैसे मैंने पकड़ा है, मैं तो वाला तरीका पकड़ता हूँ, लास्ट वाला तरीका जो अभी कराऊंगा इस तरीके से। और डीएस आपका अपना अपना तरीका है डीएस का, कैंटिलीवर बनाओ फटाफट, जितने कैंटिलीवर बनते हैं वो बनाओ स्टेबल, और कैंटिलीवर बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस ले रखी हैं वो घटाओ, साथ में जो पिन जॉइंट है उनको रिजिड, दो ही स्टेप तो याद करने हैं यार, कैंटिलीवर बनाने में जो एक्स्ट्रा रिएक्शन ले रखी है उनको घटाओ, दूसरा आपका जो पिन को रिजिड में कन्वर्ट करने के लिए मूवमेंट एक्स्ट्रा लगा रखी है उनको घटाओ, बस हो गया। हिंज में कितना होता है, एक एक्स्ट्रा करोगे ऐड, एक हिंज में माइनस करो, हाँ डीएस 10, हाँ इतना ही आ रहा है ऑलमोस्ट, डीएस 10 डिग्री आ रहा है, गुड। और एक्सटेंसिबल 26, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल में जरा काउंट करना, सिक्सटीन, इनएक्सटेंसिबल में आपका नहीं, कुछ गलत करा आपने काउंट, ये काउंट नहीं किए, कर्व में ज्वाइंट देखो ना, कर्व वाला पूरा का पूरा एक ही मेंबर है, पूरा ना एक मेंबर है पूरा कर्व। आगे 14 आ रहा है, इस वाले कितना आया था, हाँ 14 है, 14 सही आंसर है, ठीक है। तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो क्या ही पूछेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो आपका और अच्छा है इससे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला निकालना है डीएस, अब चलो देखो इधर, एक बार इधर, नहीं बना आप लोगों का, बीच में नहीं बना, सेंटर नहीं बना, क्यों, इजी है यार डीएस निकालना, क्या इजी नहीं है बताओ यार, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या हो गया, तो रिवीजन करा करोगे यार, रिवीजन घर में ना, इतनी दिक्कत होगी। एक्चुअल में क्या होती है ना, एक दिन की चीज अगर आज नहीं करोगे तो फिर कल आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे, ठीक है। तो जो चीज आज चल रही है, 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की, कितना टाइम लगता है, आधा घंटा घर में जाओगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर रिवीजन साथ में शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स में चीजें डाल दो, ताकि आने वाले टाइम पे, अब देखो मैंने कल ही बोलता आपसे पढ़ाने से पहले, डीएस और डीके में आपका मैथ्स होगा, ये आरआर वाले में कहाँ घटाना कहाँ जोड़ना है,
ठीक है ना। अब देखो डीएस और डीके मैं इसलिए साथ करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों चीजें क्लियर करा दूंगा आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। अब देखिए अगर आप डीएस निकालोगे इसकी, तो डीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे कट करना पड़ेगा, स्टेबल कैंटिलीवर्स आपको बनाने हैं। प्रोसीजर ध्यान रखना है, कैंटिलीवर बनाने के लिए कितने सपोर्ट रिएक्शन, 4। मैंने बोलता जितने आपके सपोर्ट होंगे उतने कैंटिलीवर बनेंगे। 3 सपोर्ट है, 3 कैंटिलीवर बन गए, इतना पता चल गया आपको। बस बनाइए यहाँ पे, एक कट ये लगाया आपने, एक कट ये लगाया, एक कट ये, एक कट ये, तो यहाँ पे बन गया आपके 4 कट में ये कैंटिलीवर बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 माइनस, अब देखिए कैंटिलीवर बनाने के टाइम पे आपने कुछ अननेसेसरी इक्वेशंस आपने ऐड करी थी, उनको घटाइए। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से कटेगी, -1 कटेगी यहाँ से, और एक आपकी, ठीक है। बस ये कितना हो गया आपका -2, तो 4 × 12 और 10, ये हो गया आपका डीएस। सिंपल है, कुछ था इसमें क्वेश्चन में, बताओ, इजी है। इसके बाद अगर यहाँ पे कहीं पे पिन लगा होता, चलो यहाँ पे अभी पिन लगा नहीं है, अगर यहाँ पे पिन लगा होता, यहाँ पे ये पिन लगा दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो पिन के केस में क्या होता है अब आपका, अब आपके 2 मोमेंट और माइनस होते हैं, क्योंकि आपके 2 मोमेंट ऐड करके ये रिजिड जॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पिन नहीं है, तो मैंने इसको पिन हटा रहा हूँ यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अब ज्यादा आपका मैथ्स नहीं बनना चाहिए इसमें, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब आपको निकालना है डीके। बस डीके निकालने के लिए मैंने बोला आपसे एक ही तरीका अपनाऊंगा मैं, और वो होगा जो हम अपनाते हैं, सीधे यहीं पे काउंट करेंगे। पहला देखिए यहाँ पे 0 है डीके, ठीक है, इस केस में डीके यहाँ पे है 0, ठीक है। यहाँ पे डीके कितनी है, 1, सिर्फ मोमेंट फ्री है। यहाँ पे डीके कितनी है, 1, सिर्फ आपका एक्सियल फोर्स फ्री है, ठीक है। अब रिजिड ज्वाइंट में डीके आपकी 3, जहां जहां रिजिड ज्वाइंट दिखते हैं 3। अब देखना ये ज्वाइंट यहाँ पे देखिए, मैंने बोलता कर्व मेंबर जहां पे आपका मीट कर रहा, वो भी आपका एक रिजिड ज्वाइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी डीके काउंट करोगे आप 3, कल का पॉइंट है ये भी डीके काउंट करोगे आप 3, यहाँ पे डीके काउंट करोगे आप 3, देन उसके बाद टॉप में डीके, अब यहाँ पे मत कर देना, ठीक है। कर्व आपका पूरा मेंबर एक ही है, जहां पे मीट कर रहा है वहीं पे ज्वाइंट है। यहाँ पे एक ज्वाइंट है आपका, दैट इज डीके इक्वल टू 3, यहाँ पे भी डीके इक्वल टू 3, यहाँ पे डीके इक्वल टू 3, और ये फ्री एंड पे भी एक ज्वाइंट है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट ये पे एक ही क्वेश्चन में ले लिया मैंने, फ्री एंड भी आपका एक ज्वाइंट है, तो डीके इक्वल टू 3। बस करिए काउंट, इसको कितना आ रहा है देखिए, 26 आ रहा ना ये, तो डीके इक्वल टू टोटल आपका निकल के आ रहा है, दैट इज 26 आपका डीके निकल के आ गया एक्सटेंसिबल के केस में, एक्सटेंसिबल के केस में, ठीक है। अब क्या होगा अगर आपके मेंबर इनएक्सटेंसिबल हो, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल के केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स को उठा दीजिए, यहाँ पे 26 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं अब आपके, 14 होंगे, ठीक है। देखना गिन लेते हैं, 1 2, हाँ ठीक है, 3 4 5, ये हो गए 6, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पे आ गया आपका 7, पूरा मेंबर एक ही है, 8 9, और कहाँ के मेंबर पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हॉरिजॉन्टल वाले मेंबर नहीं कंसीडर किए, तो कर लेना कि 12 मेंबर है ना इसमें टोटल, ठीक है। तो गिन लेना ये मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये मेंबर गिन लेना, इनको मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट आप देख लीजिए, मेंबर गिन लेना ये आप, एक ही में ज्यादा लिख दिया ना तो पता नहीं चलता। ये हो गया आपका 12 मेंबर्स, बस आप 12 मेंबर घटा दीजिए इसमें से आप, ये आ गया 20, ठीक है। कितना आ गया, सॉरी 14 14, क्लियर है, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। एक क्वेश्चन और कराऊं, रुको एक सेकंड, एक क्वेश्चन में देता हूं आपको ये वाला। किसको, कर्व, कर्व के केस में, इस वाले केस में, हाँ क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, अलग अलग मेंबर कंसीडर करोगे इसे ना, ये जॉइंट है। यहाँ पे देखो कोई जॉइंट ही नहीं है, तो पूरा मेंबर एक ही लिया। यहाँ पे ये जॉइंट होगा तो जॉइंट के बीच पे 2 मेंबर, एक मेंबर आपका ये, एक मेंबर आपका ये, हाँ हाँ। किसमें, यहाँ पे अरे कट करने से हट गया ना वो, जस्ट आपको क्या करना है, मेंबर को कट कर दिया यहाँ पे बीच से, तो यानी इसका मतलब ये मेंबर इधर चले गया, ये मेंबर इधर चले गया, हाँ मतलब चिपका, अगर ये मेंबर इसके साथ कट करने के बाद भी चिपका होता तब आपको कट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंटिलीवर मतलब अगर आप देखो ना, इन कट से देखो, ये इंडिविजुअल कैंटिलीवर बन गई है, ये इंडिविजुअल कैंटिलीवर और ये इंडिविजुअल कैंटिलीवर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हटा दो उसको, इजी है यूनिट, टब है, टब लग रही है स्ट्रक्चर, टब लग रही है, अभी तक तो इजी है।
इससे आगे भी दिक्कत नहीं है, काफी इजी है, ठीक है, अगर चीजें प्रॉपरली करोगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगी आपको। एग्जाम में खोलोगे कभी कभी, अगर नॉर्मल स्टेट के एग्जाम दोगे तो वहां तो इजी पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या दे रखा है, ये क्या है, सीयर रिलीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला है, लास्ट वाला है, ठीक है ना, इसमें आप लिख भी लेना सीयर रिलीज, रिलीज, और इसकी डी के मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको यहाँ पे। यहाँ पे आप मुझे निकाल के बताइएगा, दैट इज डीएस एंड डी के बोथ, यस, डीएस एंड डी के दोनों निकाल के बताइए मुझे यहाँ पे, ये हिंज सपोर्ट है लास्ट में, ठीक है। मैं तब तक एक चीज यहाँ पे सोचता हूँ, आप करिए इसको। कितनी डीएस जीरो आ रहा है क्या? अच्छा डीएस नहीं नहीं जीरो नहीं आएगा, डीएस जीरो नहीं आ रहा है इसमें। डीएस फोर भी नहीं आ रहा, डीके कितना 19, ना डीके 19, डीके कितना 16, डीके नहीं आ रहा, डीके भी 16 नहीं आ रहा है, क्या करा तुम लोगों ने? किसकी? ये इंटरनल जॉइंट है, अगर रिएक्शन रिलीज निकालोगे तो रिएक्शन रिलीज का कॉन्सेप्ट, एक काम करते हैं फिर, ठीक है, आप लोग ये कुछ क्वेश्चन वश्चन ना, आगे स्टूडेंट बाहर पे वेट कर रहे हैं इनकी क्लास है, तो करवा दूंगा क्वेश्चन में, टाइम लग जाएगा फिर 5-7 मिनट ना मैं इसको अच्छे से कराऊंगा क्योंकि इसे कॉन्सेप्ट समझाने अभी, इसे कॉन्सेप्ट में अच्छे से बताऊंगा अभी, इस क्वेश्चन को जस्ट आप रखिए इसको, ऑलमोस्ट बाकी आपका पूरा हो गया, ठीक है ना। इसमें आंसर की अगर मैं बात करूं तो डीएस में आंसर बता रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। पहली बात देखो, पहली बात जो तुम लोगों ने काटने समय इसको तुम लोगों ने जॉइंट सपोर्ट मान रखा है, सपोर्ट नहीं है जॉइंट है, तीन कैंटिलीवर बनेंगी, तीन कैंटिलीवर काटने के लिए 1 2 काटे, फिर 3C माइनस 4 करा, 3C माइनस 3 हुआ ना, नहीं 3C माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 4 होंगे ना 3C, एक रिलीज यहाँ पे होगी, एक रिलीज यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, और रिएक्शन रिलीज यहाँ पे भी एक ही रहने वाली है, ठीक है। ये रिएक्शन रिलीज के मामले में अभी समझाऊंगा मैं आपको, इंटरनल स्लाइडर आपका रिएक्शन रिलीज वाला कॉन्सेप्ट इसमें इंटरनल स्लाइडर, और जो मैंने मतलब ये समझो कि जो सीयर रिलीज समझा रखा है, ठीक है, सीयर रिलीज वाला वो कॉन्सेप्ट आपका रिएक्शन रिलीज के मामले में सेम ही काम करने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, डीके बस इसकी 4 होगी, ठीक है। अगर उस कॉन्सेप्ट से करोगे तो वहां पे आरआर वाले कॉन्सेप्ट से करोगे अगर आप, तो आरआर वाले कॉन्सेप्ट से आपका यहाँ पे एक ही आएगा, ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ये एक्सियल जो आपका रिलीज हो रहा है यहाँ पे, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिलीज होगी, एक्सियल फोर्स इक्वल टू, एक्सियल फोर्स नॉट इक्वल टू, सॉरी एक्सियल फोर्स इक्वल टू 0, एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो काम करेगा, तो 4 हो गए तो 2 आ रही होगी ना, डीएस 2 आ गई,
काइनेमेटिक में क्या करोगे आप? काइनेमेटिक में देखो, काइनेमेटिक में 3 4 3, ये हो जाएगी 2 2 और 1 2 4 3, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 1, बस कितना आ रहा है? 4 3 7 4 11 3 14, कितना आ रहा है? 19 19 ये आ रहा है। अगर 19 आएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे? एक्सटेंसिबल के केस में मेंबर घटा दीजिए। यहाँ पे मेंबर कितने घटाए आपने? 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ रही है इसमें? उसके बाद 12 12 आंसर है। ये मेंबर यहाँ पे जहाँ पे हिंज लगा, मैंने बताया ना तुम्हें आपको, जहाँ पे हिंज लगा होगा वहां पे भी आप एक जॉइंट कंसीडर करना। कौन सा? ये जॉइंट ही तो है, जॉइंट ही तो है। सपोर्ट नहीं हुआ बोला मैंने, सपोर्ट सपोर्ट नहीं होगा, जॉइंट है। कहीं कहीं क्या करते हैं ना, कैंटिलीवर मान के इसको काट दिया, जैसे काट दिया, ये कैंटिलीवर नहीं बनेगा, जॉइंट है इंटरनल, ठीक है। डीएस आपका 2 और डी के एक तो 19 आ रहा और एक 12 आ रहा, ठीक है। बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं दोबारा अच्छे से, और ठीक है। इसका मतलब समझे क्या? एक चीज समझ गए, देखो जो कंक्लूजन निकला ना, जो डीके हमने एक्चुअल नोट करके लिखा रखा है, इसका डीके मैंने लिखा रखा है, ये आपका इंटरनल स्लाइडर ही है, इसका डीके लिखा रखा मैंने, ठीक है। लेकिन रिएक्शन रिलीज कितनी हो रही है इसमें? 1 एक्सियल फोर्स ओनली, ठीक है। तो आरआर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आरआर की वैल्यू यहाँ पे कितना लेके चलोगे? 1 ओनली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट फाइनली निकला यहाँ पे। हाँ, फॉर्मूला वाले में आपके एक क्वेश्चन को करेंगे अभी आने के बाद, ठीक है। टाइमिंग